So we are going to start a topic which is sculptural art. ठीक है, हम पढ़ाई करने वाले आज स्कल्पचरल आर्ट के बारे में. बेसिकली जो स्कल्पचर्स होते हैं ये 3 डायमेंशन्स होते हैं. कैसे होते हैं? 3 डायमेंशन. आता समजा एखादी मूर्ती आहे, हाँ आइडल है, ऑफ कोर्स वो 3D होती है. जो पिक्चर है, ये पेपर है, इस पेपर पे बना हुआ कोई इमेज है तो वो 2D होता है ना. लेकिन कोई मूर्ति है, कोई आइडल है तो वो क्या है? 3 डायमेंशनल है, 3D है ना. तो स्कल्पचर्स कैसे हुए? 3 डायमेंशनल यानी 3D हुए. हर एक स्कल्पचर कैसा होता है? 3D होता है. आई बात समझ? स्कल्पचर्स आर ऑलवेज 3D. जैसे कि इमेजेस हो गए, बहुत सारे स्टैचूज बनाए जाते हैं इसमें, पॉट्स, ऑब्जेक्ट्स, उस पर बनाई हुई कोई आर्ट्स. एंड देन फॉर क्रिएटिंग स्कल्पचर्स क्या यूज़ किया जाता था? रॉक, मेटल्स, क्ले, इन सब चीज़ों को यूज़ करके इन तरह के स्कल्पचर्स बनाए. आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी. नटराज मेटल की बनाए, अलॉय की है ना. अलॉय या ब्रॉन्ज, किस चीज़ की है? ब्रॉन्ज की. तो ऐसे जो होता है ये स्कल्पचर्स है. ठीक है, कई बार ये क्ले से बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है, कई बार ये मेटल से बनाया जाता है, या कई बार पत्थरों को, है ना, हथौड़ा छन्नी से बिल्कुल शेप देकर इस तरह के. आपने केव्स में देखा होगा ना, केव्स में आपने मेटल इमेजेस देखे? नहीं, रॉक इमेजेस होते हैं ज़्यादातर, है ना. रॉक इमेजेस होता है. उन्हीं पत्थरों को वहीं पर जो है एक ऐसा स्ट्रक्चरल बनाया जाता है कि ऐसा लगता है जैसे उन पत्थरों में ही मूर्ति बनाई गई हो. हाँ, बहुत सारे केव्स में इस तरह के इमेजेस नज़र आते हैं. आप कभी लोनावड़ा विजिट करो तो बहुत अच्छे केव्स है, देखो वहाँ पर मंदिर के साइड में ही जो है बहुत सुंदर डिज़ाइंस बने हुए हैं वहाँ पर भी. तो साथ ही साथ कहा गया है जैसे कि इसे बनाने के लिए मोल्ड्स यूज़ होते हैं, क्ले स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं. मोल्ड समझते हो आप? मोल्ड्स क्या होते हैं? ढांचा होता है ना, ऐसे ढांचे में मिट्टी को भरकर रखा जाता है, फिर सुखाने के बाद और उसको सूखने के बाद वो पूरी की पूरी मूर्ति. अभी देखो, अभी गणेश फेस्टिवल आएगा, है ना, गणपति. तो गणपति के फेस्टिवल में कई सारी मूर्तियाँ बनाई जाती है ना. तो इसमें कई सारी मूर्तियाँ कई हाथों से, कई मोल्ड्स में बनाई जाती हैं. क्या करते हैं, वो एक जो सांचा है उसमें भरकर जो है उसको सूखने के लिए रखते हैं. एंड देन वो जो है बिल्कुल एक तरीके से पूरी तरीके से बन के निकलती है. ठीक है, तो ऐसा भी होता है, दैट्स मोल्ड्स को यूज़ किया जाता है. एंड देन डायरेक्टली विद द हैंड्स बाय, या फिर मोल्ड्स यूज़ कर सकते हैं या फिर हाथ से पूरी तरीके से बना सकते हैं. दोनों अलग अलग तरीके हैं. एंटायर टेम्पल ऑफ कैलाश, कैलाश टेम्पल जो है ना, कैलाश टेम्पल बहुत सुंदर टेम्पल है. वेरूळ, छत्रपति संभाजी नगर यहाँ पर बना हुआ. इसे मोनोलिथिक टेम्पल कहते हैं. मोनो का मतलब होता है सिंगल और लिथिक यानी कि स्टोन, पत्थर, है ना. हाँ, इसका ग्रीक वर्ड है स्टोन, लिथिक. तो इसीलिए इसे नाम दिया गया है मोनोलिथिक. कैन यू इमेजिन कि एक ही पत्थर से पूरा मंदिर बन गया? सोचो कितनी अद्भुत बात है. एक ही पत्थर, हालांकि वो बहुत बड़ा पत्थर है, उस पूरे पत्थर से यानी कि एक सिंगल स्टोन से पूरा का पूरा मंदिर बना दिया गया. और आपको एक खास बात बताओ कि इस मंदिर की शुरुआत बेस से नहीं, ऊपर से शुरुआत की गई थी. आप सोचो कि एक गलत अगर हथौड़ा भी मार दिया ना, पूरा स्ट्रक्चर खराब हो सकता है ना. ऐसा माना जाता है कि इसको बनाने में जनरेशन्स लग गए. पहले ज़माने में क्या होता था कि जो जनरेशन्स यानी कि जो लोग काम करते थे, लेबर्स होते थे, वो अपने बच्चों को भी ले जाते थे. जैसे बच्चा 10-12 साल का हो गया ना, अपने पिताजी के साथ काम पर लग जाता था, फिर वो सीखता था, फिर उसके बच्चे भी साथ में आते थे, वो सीखते थे. इस तरह से स्ट्रक्चर्स को जो है सभी लोग ऑब्जर्व कर करके पहले ज़माने में कहा था ऐसा कि ये इस तरह का इमेज आपको दे दिया है, ये आपके सामने रख दिया है पूरा प्लान, है ना. जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने से पहले प्लान दे देता है इंजीनियर हमें. पहले ऐसा नहीं होता था. हाँ, प्लान होते भी होंगे तो इट्स क्वाइट ऑफ रॉ, कितने ही रहेंगे वो. और ये बिल्कुल एक स्किल था, लोग सीखते थे. और इस स्किल को सीखते जनरेशन बाय जनरेशन सेम काम को करते ये पूरा किया जाता था. तो इसको ना मोनोलिथिक टेम्पल कहा जाता है इसी कारण से, क्योंकि ये एक सिंगल स्टोन में बना हुआ है
और इसकी खास बात तो यह है कि इसका जो बनाना है यानी कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो बेस से नहीं बल्कि ऊपर से स्टार्ट किया गया है। ये मंदिर ऐसे प्लेन एरिया में नहीं है बल्कि अंदर की तरफ है। तो इस तरह का जो है कैलाश टेम्पल इसका एक एग्जाम्पल है। साथ ही साथ जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, क्या है हमारा नेशनल एम्ब्लेम? अशोक स्तंभ, है ना, अशोका पिलर। इट इज फाउंड एट द सारनाथ। अब बात करेंगे फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट की। अभी हमने जो देखा वो कैसा था? विजुअल आर्ट था, क्योंकि हम आंखों से देख सकते हैं, उन 3D इमेजेस को आप देख सकते हो। ये जो आर्ट स्टाइल है या फिर ये जो स्कल्पचरल आर्ट स्टाइल है ये फोक स्टाइल कहा जाता है इसको। इसमें क्या आता है देखिए, इट्स ऑल्सो एन एंशिएंट आर्ट ऑफ पेंटिंग, ओके, जिसमें होता था क्या, dating back to the stone ages, carving tools out of stone can be said to be beginning of the sculptural art. The custom of making clay images for ritual has been prevalent in India since Harappan times. उस समय में भी, हड़प्पन के समय से कई सारे टॉयज वगैरह देखे गए हैं, बहुत सारे क्ले मटेरियल्स देखे गए हैं। इट कंटिन्यू टिल टुडे इन मैनी रीजन्स लाइक बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान एक्सेट्रा। गणेशा आयडल्स, गौरी आयडल्स, बुल फिगरन्स, है ना, आपल्याकडे बैलपोळा आलं की अशी बैल बनवले जातात। आधीच्या काळामध्ये ज्या घरातली लोक असायची ना ती घरीच बनवायची मातीची बैल, ओके, छोटी छोटी बैल बनवायचे, मग अशा त्या गोळ्या बनवायच्या, ते शेरलिंगासारखं बनवायचं, ते बैलाच्या दोन्ही शिंगांमध्ये घालायचं, मग त्याच्यापुढे ते पूजा मांडायची, त्याच्यापुढे पुरणपोळी ठेवायची आणि मग तो बैलपोळा पुजायचा। मग तीच पुरणपोळी जे गोठ्यात बांधलेले जे बैल वगैरे असायचे त्यांना तूप टाकून खायला घालायचे, खास करून बैलपोळ्याच्या दिवशी। मग त्यांच्या त्या शिंगांना कलर करायचा, त्यांना असे झुंबरं बांधायची, त्याला असं मखमलीची चादर घालायची पाठीवर, मग त्याची मिरवणूक काढायची गावातून। असं पहिल्याच्या काळामध्ये बैलपोळा साजरा व्हायचा। आता मला काय हे काय माहिती आहे, कारण की मी पण काय हे सगळं प्रत्यक्षात डोळ्यांना बघितलेलं नाही, पण मला 7वीला एक धडा होता नंदी बैल नावाचा, त्याच्यामध्ये होतं त्याच्यामध्ये हे सगळं असं वर्णन दिलेलं होतं की कसं कसं काय काय केलं जातं ते। आता लक्षात घ्या, या पद्धतीने जे इमेजेस बनवले जातात, है ना, गणेश उत्सव में यूज होने वाले गणेशा के आइडल्स, गौरी के आइडल्स, इस तरह के जो बनाए जाते हैं ना ये सारे। फिर साथ ही साथ बहुत सारे वुडन मटेरियल्स होते हैं। वीर गालास, वीर गालास क्या होता है पता है आपको कि वीर गालास कैसे होते हैं? आपने नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत पहले के जो एसएससी के जो बुक्स होते थे 7th स्टैंडर्ड के 6th स्टैंडर्ड के, इसमें वीर गाला इमेजेस दिखाए जाते थे। आपने माइलस्टोन के पत्थर देखे ना, ऐसे होते हैं, है ना, अशाच आकाराची असतात, पण माइलस्टोनची कशी असतात, अशी असतात ना, ती बऱ्यापैकी अशी वरती चौकोन आकाराची असतात, म्हणजे अशी वरती फ्लॅट आणि अशी, ओके, आणि त्याच्यावर मूर्ती बनवलेली असते। हां, अशा काही इमेजेसला वीर गाला म्हणतात। कळलं वीर गाला काय असतं ते? जमलंय ना? हाँ, आगे बढ़ते। साथ ही साथ बहुत सारे क्ले स्टोरेज बिन्स बनाए जाते थे। त्याच्यामध्ये समजा मोठे मोठे पॉट्स असतील, आधीच्या काळामध्ये रांजण बनवायचे बघा, मोठे मोठे असे। रांजण म्हणजे खूप मोठा असा मटक्यासारख्या आकाराचा घडा असतो, ठीक आहे। पहिल्याची लोक अशी मोठी मोठी भांडी बनवायची, कारण कि आदि स्टील वगैरह जास्त यूजेस नहोते, तो उसमें अनाज भर के रखा जाता था और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। नीम का पत्ता डालते थे उसमें और उसमें अनाज भर के रखा जाता था स्टोर करने के लिए। अभी क्या करते हैं हम, टिन वगैरह यूज़ करते हैं, डब्बा यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील का, पहले नहीं होता था ये सब। तो ऐसे बड़े बड़े जो क्ले से बनाए हुए चीज़ें यूज़ होती थी। few example of folk tradition of the sculptural art। पुढे बघा, अब हम पढ़ेंगे क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट के बारे में। क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट जो होते हैं, इसमें क्या होता है देखिए, जैसे कि पहले ज़माने में हम जैसे मान लो कि हड़प्पन सील, स्टोन, ब्रॉन्ज, इस तरह के स्टैचूज लगभग 5000 साल पहले या फिर उससे भी पहले हो सकता है, ये एक कहा जाता है कि लगभग 5000 साल पहले की ये बात हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे स्कल्पचरल आर्ट्स देखे गए जिसमें स्टोन स्कल्पचर्स होते हैं, और लगभग ये भी देखा गया है कि ये मौर्यन पीरियड के समय से भी काफ़ी लार्ज साइज में मिले हैं। विद अशोका पिलर्स,
The Sanchi Stupa was erected in the Emperor Ashoka time. However, the beautiful sculptural embellishment of the stupa was supposed to be latter addition. सांची का स्तूप, अब सभी को पता है कि सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था ना. नेक्स्ट इज, सो बुद्धिज्म वाज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड. हम कह सकते हैं बेसिकली इंडिया, श्रीलंका, चाइना, भूटान, इन रीजन्स में बुद्धिज्म ज़्यादा फैला है ना. अदर कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा हम नहीं कह सकते, बट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज क्वाइट इम्पैक्ट इन द काइंड ऑफ बुद्धिज्म, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स बन गए थे. इसमें भी दो तरह की कैटेगरीज होती थी. आपको मैं बताऊंगी कभी इसके बारे में बहुत डीप इंफॉर्मेशन. गौतम बुद्ध की और भी दो कैटेगरीज क्या बनती थी. फिर जैनिज्म आया, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी. The tradition of erecting Buddhist stupas began in those countries as well. The stupa at the Borobudur in Indonesia. कहाँ का स्तूप है ये? Borobudur in Indonesia is the largest stupa in the world. दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? इंडोनेशिया, बोरोबुडुर इसका नाम है. और ये बनाया गया है 8th to 9th सेंचुरी में. कहाँ बना है? 8th to 9th सेंचुरी. So it was declared as a World Heritage Site in 1991. So underline this thing कि 1991 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया. Who is supposed to declare a World Heritage Site? UNESCO. Who has a right for this? UNESCO has a right for this. ओके ये अधिकार किसका है कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नहीं है, ये डिक्लेयर करने का राइट किसका है, या काम किसका है? यूनेस्को का. यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ यूनेस्को. यहाँ पर इसका इमेज भी दिखाया गया है, आप देख सकते हो. बोरोबुडुर स्तूप काफ़ी बड़ा है. यू कैन चेक द स्मॉल इमेजेस. अगर वहाँ हम जूम करके अगर देखें तो आपको इसके ऊपर छोटे छोटे कई तरह के डिज़ाइंस बने हुए नज़र आएंगे, स्कल्पचर्स बने हुए नज़र आएंगे. देखिए कितना सुंदर स्तूप है ना. ऐसा नहीं है कि आज की तरह बिल्कुल दीवारें बना दी है. हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. कितना सुंदर बनवाया है, देखिए ना, है ना. देख के ही पता लगता है कि पत्थर से बनवाया हुआ है. कितने स्तूपा जो बनवाया है उसमें सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनवाई है. इस तरह की विंडोज़ आपको नज़र आ रही है, बराबर. हाउ ब्यूटीफुल. और बहुत एक लार्ज एरिया इसने कैप्चर किया हुआ है. अब हम बात करेंगे इंडियन आइकोनोग्राफी की. द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट. आपको बता दूं कि गांधार यानी आज का अफगानिस्तान, पहले ज़माने में उसका नाम था गांधार. आपको पता है कि महाभारत में जो गांधारी थी है ना, हाँ, शी वॉज फ्रॉम अफगानिस्तान. उस समय में ऐसा नहीं था कि ये मुस्लिम कंट्री है, ये ऐसी कंट्री है. सब ऐसे एक राजा थे, उनके राजा प्रिंसली स्टेट की तरह होता था सभी राजा और उनके राज्य. तो ऐसा कुछ नहीं होता था. तो जब महाभारत के समय में जो रानी कौरव की माँ है ना, जब इंडिया आई, यानी कि उस समय तो राज्य होते थे, यहाँ आने से पहले यानी कि उनके देश को गांधार कहा जाता था. इसी से उनका नाम गांधारी भी था. ओके, सो गांधार इज टुडेज अफगानिस्तान. गांधार को ही आज के समय में हम क्या कहते हैं? अफगानिस्तान कहते हैं. तो वहाँ एक गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जो स्कूल है ना, बेसिकली इट इज फॉर द आर्ट, केम टू बिंग इन द 2nd century BCE. एंड व्हेन इट स्टार्टेड इन अ 2nd century. कब स्टार्ट हुआ ये? 2nd century. एंड इन अफगानिस्तान एंड नेबरिंग रीजन्स इट हैड ग्रीक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस. ओके, पर्शिया इज ईरान, पर्शिया इज ईरान. तो इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा क्या रहता था? ग्रीक एंड पर्शिया. दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक एंड पर्शिया. उसके बाद 1st to 3rd century, दैट इज कुशान पीरियड. कौन राजा है इसके बाद? कुशान पीरियड है. एंड सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. उसके बाद एक नया यानी कि हमारे यहाँ एक स्कूल ऑफ आर्ट फॉर्म हुआ जिसे हमने नाम दिया मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. मथुरा स्कूल लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी. आइकोनोग्राफी एक ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट मेकिंग. आइकोनोग्राफी होता क्या है? जैसे हम देखते हैं कि आइकोनोग्राफी एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें नॉलेज दी जाती है कि गॉड्स और गॉडेसेस की इमेजेस के बारे में. इट्स अबाउट द नॉलेज ऑफ गॉड, यानी कि इमेजेस. हाँ,
इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। अभी हम कोई भी गॉड, बेसिकली इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है, हम कोई भी, अगर मैं कहूँ कि कृष्ण भगवान की बात करते तो कृष्णा की एक तुरंत इमेज हमारी आँख के सामने प्रकट हो जाती है, हाथ में बांसुरी है ना, पीताम्बर, मोर मुकुट, तुरंत वी कैन इमेजिन, हमें उसके लिए बहुत सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम कहें कि लक्ष्मी माँ को इमेजिन करो तो तुरंत आपको लक्ष्मी माँ दिखाई देगी, सुनहरा मुकुट पहने हुए, है ना, हाथ में बिल्कुल जैसे स्वस्तिक बना हुआ है, ओम बना हुआ है, कमल का फूल है ना, ऐसी इमेज हम तुरंत बना लेते हैं। तो इस तरह का जो इमेज का स्टडी होता था ना, या फिर इस तरह के जो ये आर्ट स्टडी किया जाता था, बेसिकली इट वाज ओनली फॉर द गॉड एंड गॉडेस, इसे आइकोनोग्राफी कहा जाता था। ओके, सो कुषाण किंग मेड यूज ऑफ द इमेजेस ऑफ वेरियस डिटीज इन द कॉइन्स। उनके जो कुषाण के समय में उन्होंने जो कॉइन्स बनवाए थे ना, जो व्यापार में यूज होते थे, उन्होंने इस पर इस तरह के इमेजेस को यूज किया कॉइन्स पर। समझ में आया? एंड देन during the period of Gupta Empire, the iconographic rules were formulated and standards for the sculptural art were set. The art of making bronze images was developed under the patronage of Chola king during the 9th and 13th century. Bronze idols of gods like goddesses Shiva Parvati, Nataraj, Lakshmi, Vishnu, इनके bronze idols बनाए गए। मेटल में उस समय ज़्यादातर bronze idols बनाए गए थे। और ये किस राजा के समय में पाए गए हैं? राजा चोला किंग्स के समय। किसके? चोला किंग्स के समय। फिर आती है बात आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर की। अभी तक जो पढ़ा है समझ में आया? चलो अब बात करते हैं आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर की। आर्किटेक्चर में अगर हम देखें तो बहुत सारे रॉक कट केव्स इंडिया में देखे जा सकते हैं, है ना। तो ये जो रॉक कट केव्स का जो ट्रेडिशन है इंडिया में स्टार्ट हुआ 3rd सेंचुरी BCE में। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कंपोजिशन स्टार्ट हो गए रिप्रेजेंट, जो कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर ये एंट्रांस में बनाए जाते थे, जहाँ से मानो कोई महल का एंट्रांस हो, हवेली का एंट्रांस हो, वहाँ बनाए जाते थे। कार कॉलम्स, इमेजेस, एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ द स्कल्पचरल आर्ट। इस तरह की पेंटिंग्स जो बनाई जाती है ना, वॉल पेंटिंग्स हो गई, या फिर आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे सीलिंग्स पर भी पेंटिंग्स बनाई जाती है, छत पर भी होती है, पिलर्स पर होती है ना। तो आप कहीं ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पर विजिट करो तो आपको कोई दीवार खाली नहीं नजर आती। हर एक दीवार जैसे मानो कार्व की गई हो। आत्तासारखं नाही आहे की कलर दिला आणि संपला विषय। प्रत्येक गोष्टीसाठी बारकाईनं काम करायची आधीची लोक, वेळ होता त्यांच्याकडे, त्यांच्यासाठी हेच ऑक्युपेशन होतं, त्यांचं स्किल होतं त्यांच्यापाशी, है ना। आजच्या काळासारखं लगेच असं AI कडून मॉडेल घेतलं आणि इम्प्लिमेंट केलं असंही नव्हतं, बरोबर। स्वतः स्किल डेव्हलप करायचे, स्वतः शिकायचे, चुकलं तर त्याला नवीन दुरुस्त करायला शिकायचे, आणि लोकांमध्ये तेवढा वेळ होता, तेवढी शक्ती होती की एवढा वेळ ते देऊ शकत होते। ओके, सो इस तरह से लोग काम करते थे, इसीलिए इतने सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई गई है पहले समय में। आज के समय में आपको लगता है कि ये सब वापस रिपीट हो सकता है या किसी के थ्रू बनाया जा सकता है? इम्पॉसिबल है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसे ही प्रिजर्व करो, कंजर्व करो, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, है ना। करते सो देयर वर कार्व कॉलम्स एंड इमेजेस आर एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। पेंटिंग्स ऑन द वॉल एंड सीलिंग हैव सर्वाइव इन सम ऑफ द केव्स टिल टुडे। आज के समय में भी आप अगर देखोगे तो आपको इस तरह के सुंदर पेंटिंग्स, कार्व किए हुए इमेजेस कॉलम्स पर, सीलिंग्स पर, दीवारों पर, इवन जो एंट्रांस के ऐसी कमानी बनाई जाती थी, या जो एंट्रांस के लिए जो डेकोरेटिव वॉल्स बनाए जाते थे, वहाँ पर भी आप कितनी सुंदर इमेजेस देख लेते हो। एग्जाम्पल के लिए दिया है कि रॉक कट केव्स एट अजंता वेरूळ महाराष्ट्र वे डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज इन 1983। अजंता वेरूळ इसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया। सेम छत्रपति संभाजीनगर में ही है, ये भी कैलाश टेम्पल के पास ही है, तो वहाँ भी आप विजिट करोगे तो आपको ये दोनों चीज़ें देखने को आसपास ही है, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसे 1983 वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर की, जो कि इंडिया में डेवलप हुआ 4th सेंचुरी से। कब? 4th सेंचुरी। उस समय गुप्त पीरियड था। उस समय गुप्त पीरियड में जो भी टेम्पल्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, दैट ओनली हैड ओनली द सैंक्टम एंड सैंक्टोरम,
सैंक्टम एंड सेंटोरम का मतलब होता है कि जब हम मंदिर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो हम जो एरिया कवर करते हैं उसे मंडप कहा जाता है, बरोबर. आपण एंटर केल्यानंतर जो एरिया आपण आइडल समोर असते, आइडल के पास जाने तक हम जो एक डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसे मंडप कहते हैं. मंडप तक जाने के बाद जो आइडल जहाँ रखी जाती है उसके पास का जो एरिया होता है उसे गर्भगृह कहते हैं. तो उस समय मंदिर में सिर्फ उतना ही बनाया जाता था, क्या, गर्भगृह. धीरे 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 ये मंडप और चीज़ें डेवलप होने लगी. ओके. So the temple architecture in India had reached its peak at by the 8th century. देखो 4th century में स्टार्ट हुआ, 400 साल बाद ये अपने पीक पर था. लोग 400 साल में आपको समझ ही सकते हो कि लोगों ने अपने स्किल को कितना एनहांस किया होगा. और उसके बाद आपको एक से एक बढ़िया बढ़िया टेम्पल्स देखने के लिए यहाँ मिल जाता है. द मैग्निफिशिएंट कंपोजिशन ऑफ द कैलाश टेम्पल वेरोड बाय द मिडिवल पीरियड वेरियस स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हैड डेवलप इन इंडिया. स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आयडेंटिफाय द स्टाईल ऑफ टॉवर. अब आपल्याकडे मंदिराला जो वरचा भाग असतो त्याला आपण कळस म्हणतो, है ना. उसे शिखर भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? शिखर. तो इससे डिफाइन किया जाता था कि मंदिर का शिखर कैसा है. ओके. मंदिर का शिखर अगर ऐसा और ऐसा है तो वह द्रविड़ है. मंदिर का शिखर अगर ऐसा है तो वह नागर है. ओके. अब इमेजेस में देख सकते हो बेहतर. इसमें देखिए कहा जाता था इट वाज आइडेंटिफाइड बाय द स्टाइल ऑफ टॉवर विच इज शिखर. नागर स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द्रविड़ स्टाइल ऑफ साउथ इंडिया. इस तरह के दो मेन प्रिंसिपल्स होते थे इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के. द ब्लेंड ऑफ, अगर इन दोनों को मिक्स करके कोई टेम्पल बनेगा तो उसे वेसारा स्टाइल कहा जाता था. वेसारा स्टाइल. ओके. इसी तरह के टेम्पल कहाँ देखे गए हैं? द भूमिजा स्टाइल सीन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैज अ क्लोज रिसेम्बल्स ऑफ नागर स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट. Bhumija style series of miniature towers are arranged which became smaller toward the top. Hence, towers appears to be continuously rising from the base of the temple to the top. It is interesting to know temples in Maharashtra built in 12th and 13th century. ये जो अभी मैं बता रही हूँ ना, ये शॉर्ट नोट के लिए आता है. इसको पूछेंगे हेमाडपंथी स्टाइल. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेमाडपंथी स्टाइल, है ना. तो ये हेमाडपंथी टेम्पल, हेमाडपंथी स्टाइल के बारे में क्या कहा है देखिए. तो महाराष्ट्र में 12th और 13th सेंचुरी में जो डेवलप हुआ, जो स्टाइल डेवलप हुआ या फिर जो एक टेक्निक डेवलप हुआ, इसे हेमाडपंथी टेम्पल्स के नाम से जाना गया. इसमें होता क्या था कि जो आउटर वॉल्स होते थे ना, ये स्टार शेप के बनाए जाते थे. कैसे बनाए जाते थे? स्टार शेप के बनाए जाते थे. एंड इन दैट स्टार शेप प्लान द आउटर वॉल ऑफ टेम्पल हैज अ जिगजैग डिजाइन. ओके. देखो पहले तो क्या है कि पहले तो टेम्पल का जो आउटर सरफेस है, आउटर वॉल कैसा बना है? स्टार शेप का बना है. साथ ही साथ उसके ऊपर डिजाइन बना दिया, जिगजैग डिजाइन. एंड दिस रिजल्ट्स इनटू एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट. हम इसका इमेज देखेंगे, आपको समझ में आएगा. इंटरेस्टिंग इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग लाइट एंड शैडो. So the important characteristic of हेमाडपंथी temple is its masonry. उसके बनाने वाले का ये सबसे बड़ा स्किल होता था. Walls are built without using any mortar, by locking the stones by using the technique of tenon and mortise joint. पहिल्याच्या काळामध्ये दगडांना जोडण्यासाठी चुना भरायचे मध्ये, बरोबर. लेकिन इन लोगों ने दीवारों को बनाते समय, पत्थरों की जो दीवार बना रहे हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई चीज़ भरी नहीं गई है, बल्कि पूरा का पूरा इंटरलॉक सिस्टम है. यानी कि एक पत्थर को ऐसे फोड़ा जाता था कि वो बिल्कुल लॉक हो जाए एक दूसरे में. सो आप सोचो कि कैसा स्किल होगा. और ऐसा नहीं कि छोटी कोई दीवार बनानी है, पूरा का पूरा मंदिर बनाना है. आप सोचो कि जो मंदिर 12th-13th सेंचुरी में बनाया था अभी तक भी है. 12-13 सेंचुरी में बनाया, 21वीं सदी चल रही है. 12 दूने 24, बरोबर. जवळपास नाही म्हटलं तरी 10 सेंचुरीज गेल्या. 1000 सालों के बाद भी पत्थरों को बिना कुछ भरे, त्याच्यामध्ये ना लाइमस्टोन वापरलाय ना काय, फक्त इंटरलॉक सिस्टम से जोड़े गए पत्थरों से बने हुए मंदिर अभी भी है. सोचो उनके स्किल्स के बारे में, सोचो उनकी टेक्निक्स कैसे होंगे बनाने की, कितनी मेहनत लगाई होगी उस समय बनाने, कैसा प्लान होगा, है ना.
इतनी विंड हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, अभी की जैसे कि वैसे ही बने हुए हैं बिल्कुल. So the walls are built without using any mortar by locking the stones by using technique of tenon and mortise joints. The Ambreshwar temple at Ambarnath near Mumbai. तो मुंबई के अंबरनाथ नाम का एक गांव है, छोटा सा, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में. मेरा प्राइमरी एजुकेशन वही हुआ है बाय द वे, मुंबई. तो वहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है अम्बरेश्वर. हाँ, उसका जो स्ट्रक्चर है इतना सुंदर है और वो इसी टेक्निक से बनाया गया है. ओके. त्याच्याबद्दल असं म्हणतात की 5 पांडवांनी एका रात्रीत ते मंदिर बांधलंय आणि त्यांना असं सांगितलं होतं की सूर्योदयाच्या आधी तुमचं हे मंदिर पूर्ण व्हायला पाहिजे. तो सनराइज से पहले उन्हें बनवाना था. ऐसे एक क्या कहते हैं उसे, दंत कथा. अब मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी मैंने कहानी सुनी इसलिए बता रही. तो ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने रातों रात वो मंदिर बनवाया और सूरज निकलने को था तो कळस राहिला आणि सूर्योदय झाला. तो उनका जैसे वचन था कि सूर्योदय के बाद वो एक ईंट भी, यानी एक पत्थर भी नहीं लगा सकते. तो आप देखोगे की ये जो अम्बरेश्वर मंदिर आहे त्याला कळस नाही आहे वरती, पिंड आहे त्याच्यामध्ये महादेवाची, त्याला वरती कळस नाही आहे, वरतून मोकळंच आहे है ना. आणि मंदिर पूर्णपणे पूर्ण झालेलं आहे बिना कळसचं, फक्त एवढाच हिस्सा बाकी आहे, फक्त एवढंच रिकाम आहे. म्हणजे असं खालून बघितलं ना तर एवढंच. मी स्वतः पाहिलेलं आहे हे मंदिर, त्यामुळे मला माहिती आहे बऱ्यापैकी. एवढंच रिकाम आहे वरती, एवढंच असं असं गोल राहिलं आहे. बाकी पूर्ण मंदिर, कांट इमॅजिन व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इट इज़. खूब सुंदर है मंदिर. और हर महाशिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है. बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग बहुत सालों तक वहाँ रहे हैं, इसलिए मुझे पता है. मैं रिसेंटली भी अभी कुछ दिन पहले विज़िट कर गई थी ना, तो जब भी मैं जाती हूँ इस मंदिर में, बहुत अच्छा मंदिर है. बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ देखने के लिए, टूरिस्ट प्लेस की तरह दर्शन करने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं. बहुत सुंदर मंदिर है. उसके बाद आता है गोंडेश्वर टेम्पल एट सिन्नर नियर नासिक. फिर आता है औंढा नागनाथ, जो कि जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है औंढा नागनाथ, जो कि हिंगोली डिस्ट्रिक्ट हमारे मराठवाड़ा में आता है. फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिमाड़पंथी स्टाइल. सो द प्लान इज अ स्टार शेप. हिमाड़पंथी टेम्पल्स आर फाउंड इन सेवरल प्लेसेस इन महाराष्ट्र. आई बात समझ? ज़्यादा कहाँ देखा जाता है? महाराष्ट्र में. यहाँ एक इमेज भी दिया गया है गोंडेश्वर टेम्पल सिन्नर का. उसके बाद इन द मिडिवल पीरियड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ मुस्लिम सल्तनत, उसके बाद मुग़ल सल्तनत आए और भी बहुत सारी मुस्लिम सल्तनत आने लगी. एंड देन बहुत सारे हमारे टेक्निक्स, या हम कह सकते कि इंडो पर्शियन टेक्निक्स स्टाइल बन गया है ना. इट कम्स टू इंडो पर्शियन स्टाइल. पर्शियन, सेंट्रल एशियन, अरेबिक, प्री इस्लामिक, इन सभी को ब्लेंड करके, म्हणजे या सगळ्यांचं मिक्सचर आपल्याला दिसायला लागलं. और ये मिक्सचर भी बहुत सुंदर है वैसे तो. ओके. एंड मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वे क्रिएटेड. कुतुब मीनार एट मेहरौली नियर दिल्ली, ताजमहल एट आगरा, गोल गुम्बज एट बीजापुर इन कर्नाटक आर वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया. कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का राजा था, उसने बनवाया था कुतुब मीनार, इसलिए उसका नाम कुतुब मीनार हो गया. ठीक है. तो उसके मृत्यु के बाद उसका जो दामाद था उसने इसका काम पूरा किया. इसका दामाद था, उसने उसको राजा बनाया. उसके मरने के बाद वो राजा बन गया. तो अपने जो काम अधूरा रह गया था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कुतुब मीनार का, तो इसी के नाम से उसका नाम जो हुआ कुतुब मीनार हुआ. ठीक है. तो बहुत सुंदर है कुतुब मीनार भी. दिल्ली में मेहरौली नाम की जगह है. हाँ, मेहरौली नाम की जगह पर स्थित है. आपने ये भी सुना होगा कि वहाँ पर एक पोल है, पोल अलॉय का, है ना. कितने ही सालों से है वो, उसके ऊपर कभी आज तक रस नहीं हुआ. वो भी मेहरौली में आप देख सकते हो, वहाँ भी विज़िट कर सकते हो आप. साथ ही साथ आगरे का ताजमहल कई लोगों ने देखा भी है,
कई लोगों ने नहीं देखा या फिर टीवी में वगैरह मूवीज़ में कई जगह पर देखने के लिए मिल जाता है। फिर आता है कर्नाटक का गोल गुंबज, जो कि स्थित है कर्नाटक के बीजापुर में। बहुत सुंदर है ये भी। इसमें आवाज़ घूमती है, एक बार बोलने पर एको क्रिएट होता है और वही आवाज़ कई बार रिपीटेड सुनाई देती है। बहुत सुंदर है। तो इस तरह के इस्लामिक आर्किटेक्चर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे कि अभी कहा कि राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने स्टार्ट करवाया एंड धीरे 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 ये 4 माले तक का बन गया और उसके बाद जो है 12 यानी कि 12th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। 4 फ्लोर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये यहाँ नाम दिया है अल्तमश, वो गलत है, उसको रफ करो और वहाँ लिखो इल्तुतमिश। कैसी कैसी गलतियाँ करते हैं। अल्तमश नाम का कोई राजा था ही नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद का नाम था इल्तुतमिश और इल्तुतमिश ने ये बनवाया था उसके मरने के बाद, द रेन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐसा नाम था, तो यहाँ नाम दिया है अल्तमश, वो गलत है। ठीक है, आप लोग उसको रफ करके अपने बुक में सही कर देना। तो उसके रेन में ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के रेन में कंप्लीट हुआ और उसको पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया गया। उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ द फिरोज तुगलक। कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट माइनरेट ऑफ द वर्ल्ड। उस समय तक का ये ऊंचाई से सबसे ऊंची मानी जाने वाली क्या कह सकते हैं इमारत या माइनरेट मानी जाती थी, लेकिन आज के समय में बुर्ज खलीफा जो है उसे माना जाता है। इट इज़ 73 मीटर्स इन द हाइट, जो लगभग 240 फीट ऊंचा है। काफ़ी ऊंचा है। अगर आप उसके बिल्कुल बॉटम में खड़े रह के देखोगे ना तो आपको बिल्कुल ऐसा करना पड़ता है, बहुत ऊंचा है। इधर तो छत ही दिखेगी। तो कुतुब मीनार एज अ कॉम्प्लेक्स। और हाँ मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसके ऊपर ना जो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुरान में कुछ आयत होते हैं क्या शोएब? कुरान में जो आयत होते हैं वो उसके ऊपर लिखे हुए हैं, कार्व किए गए। तो जो भी उनके किताबों में लिखा होता है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो आयत होते थे उनको वहाँ लिखा गया है वॉल्स पर। ऐसे जो गोल है ना, स्फेरिकल शेप में बना हुआ, तो उसके ऊपर लिखा गया है। इतनी सुंदर, और उसका पत्थर भी बिल्कुल अलग है। ऐसा ये वाला काला वगैरह नहीं है, लाल रंग का नज़र आता है वो पत्थर। हाँ रेड है। ऐसा माना दूर दूर से ये स्टोन्स मंगवाए गए थे उस समय में। राजाओं की तिजोरी खाली हो जाती थी ऐसे कंस्ट्रक्शंस करने में। चलो आगे बढ़ते। फिर आता है मुगल एम्परर शाहजहां। सबको पता है कि उसने अपने मुमताज बेगम के लिए ताजमहल बनवाया, बराबर। हाँ, सो मेमोरी ऑफ क्वीन मुमताज महल। तो एक्चुअल में ऐसा था कि मुमताज जिंदा था तभी ये काम शुरू हुआ था, ऐसा नहीं था कि मरने के बाद। लेकिन काम बहुत लंबे समय तक चलता रहा। मुमताज जी की देहांत हो गई, फिर मुमताज जी को वहीं ले जाकर ऐसा कहा जाता है कि कब्र बना दी गई। बहुत सारे लोग वहाँ विजिट करते हैं, सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इट्स लुक अपॉन द पैरामाउंट एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटी ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन द इंडिया। वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। उसके बाद गोल गुंबज की बात करते हैं। गोल गुंबज एट बीजापुर है ना, ये भी काफ़ी सुंदर है। इसके ना 7 फ्लोर है। इन 7 फ्लोर को आप चढ़ के जाओगे तब वो प्लेस आता है, एक हॉल आता है। उस हॉल में जो है खड़े रहकर, गैलरी कहते हैं ना, जैसे मान लो ऐसी गोल गैलरी बनी हुई है, वहाँ खड़े रहकर आप आवाज़ लगाओ तो वो 7 बार सुनाई देती है, इको। सुंदर है, हाँ बहुत सुंदर है। नीचे कब्र है। आगे बढ़ते हैं। गोल गुंबज एट बीजापुर in Karnataka was built in the 17th century. Building houses of the burial of the Muhammad Adil Shah of Bijapur. उस समय ना महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के यानी कि डेक्कन रीजन में आदिल शाह, कुतुब शाह, निजाम शाह, ऐसे हमारे यहाँ के राजा जो थे उस समय, इनका राज्य शासन चलता था। ओके, उस समय यहाँ बीजापुर में, कर्नाटक में, गोलकोंडा तक जो थे वो थे आदिल शाह। कौन थे? आदिल शाह। इनसाइड द डोम, ये जो डोम दिख रहा है ना, इस डोम में जो है एक राउंड गैलरी, जैसे मैंने अभी कहा ना,
एक राउंड गैलरी बनी हुई है. इवन अ स्लाइट विस्पर बाय अ पर्सन स्टैंडिंग बाय इट्स गैलरी कैन बी हर्ड एवरीवेयर एंड इट समबडी क्लैप्स, इट्स एको कैन बी हर्ड मैनी टाइम्स. कुछ भी बोलो तो कई बार सुनाई पड़ता है. During the British period, a new architectural style arose in India. देखो जो जो आता था अपनी अपनी स्टाइल से बनवाता था, देखा जाए तो, है ना. जैसे कि इस्लामिक लोग आए तो उन्होंने अपने स्टाइल का कुछ बनवाया. उससे पहले चोला, पांडव, मौर्य, गुप्ता एम्पायर थे तो उन्होंने अपने स्टाइल से कुछ बनवाया. फिर ब्रिटिश आए तो उन्होंने अपने स्टाइल से नया आर्किटेक्चर बनवाया, है ना. तो इसी तरह जब ब्रिटिश के काल में हमारे यहाँ इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर आया. क्या आया? इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर. जैसे कि बिल्डिंग्स लाइक चर्चेस, चर्च की तरह, गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेसिडेंस इन टॉप ऑफिशियल, रेलवे स्टेशन. तो यहाँ पर आपको एक रेलवे स्टेशन का इमेज दिखाया गया है. फिर वहाँ जैसे लगता है मानो जैसे लंदन वगैरह में बिल्डिंग्स होती है ना, वैसे. हाँ, मुंबई रेलवे स्टेशन. छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, मुंबई is the finest example of Indo-Gothic architecture and this is also a World Heritage Site. अब बात करेंगे इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स. ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स. सबसे पहले ये कहा गया है कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड वैरी ट्रेडिशन ऑफ फोक सॉन्ग, फोक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फोक डांसेस, फोक थिएटर which are characteristic of every particular region. There exist many rich traditions of performing folk arts in Maharashtra also. They develop as an integral part of religious festivals and social life. Example, Koli dance, Tarapa dance, Dashavtar of Konkan, Povada, Kirtan, Jagran Gondar. ये सब क्या है? फोक आर्ट्स है. क्या है ये सब? ट्रेडिशन फोक आर्ट्स कहा जाता है इसे, है ना. पोवाडा ऐकला असेल, राजांबद्दल गायला जातो पोवाडा. दूसरी बात, फिर कोळी डांस देखा होगा आपने. फिर आपने दशावतार, तरापा डांस मुझे पता नहीं, दशावतार देखा. दशावतार यानी कि रावण का जो एक सिनेरियो है, रावण का जो कहानी है उसको रिप्रेजेंट, वो रामलीला जैसा नहीं, उसमें सिर्फ रावण को ही दिखाया जाता है. दशावतार होता है ये. कोकण गोवा में ज़्यादा होता है बाय द वे. फिर आता है ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स. क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो है जैसे कि नाट्य शास्त्र. नाट्य शास्त्र यानी क्या? रिटन बाय भरत मुनि, इज सपोज टू बी द अर्लीस्ट वन डिस्कसिंग म्यूजिक एंड थिएटर. 9 मूड्स. कितने हैं? 9 मूड्स. उसे 9 रस कहा जाता है. क्या कहा जाता है? 9 रस. 9 रस. रस म्हणजे ते ज्यूस वाला नाही, रस म्हणजे मूड, वेगवेगळे प्रकार, भाव. जैसे श्रृंगार विच रिप्रेजेंट्स लव, हास्य रिप्रेजेंट्स ह्यूमर, बिभत्स रिपल्शन, बिभत्स यानी रौद्र टेरिबल, गुस्सा. काली माँ को देखो, काली माता रौद्र दिखाती है. करुण सैड, दुखी है. वीर हीरोइक. हनुमान जी को देखो, है ना. भयानक फेयरफुल. कोई राक्षस दानव देखने पर कैसे लगता? भयानक. अद्भुत वंडरस, है ना. जैसे मान लो कोई अप्सरा देखो, रंभा, उर्वशी, मेनका, है ना. अद्भुत. शांत यानी पीसफुल. जैसे मान लो सरस्वती के आइडल देखो, कितना पीसफुल लगता है, शांत, है ना. जैसे आगे बढ़ते हैं. Indian people come into contact with the cultural tradition of other nations and resulted into blending of many different streams in the presentation of Indian performing arts, enriching them over time. As a result, representing classical vocal music, instrumental music, साथ ही साथ जैसे डांस, ये सब एग्जिस्ट होने लगा. वेरियस स्कूल्स प्रिजर्व दोज एंड स्टाइल ऑफ ऑल्सो क्रिएटेड. इसके 2 ब्रांचेस हो जाते हैं ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. 2 उसके नाम है हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नाटिक म्यूजिक. क्या नाम है? हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नाटिक म्यूजिक.
सबसे पहले यहाँ देखिए क्या दिया गया है. डू यू नो द रूलर ऑफ बीजापुर? कौन? इब्राहिम आदिल शाह टू रोट टेक्स्ट इन दक्खनी उर्दू लैंग्वेज. जो आदिल शाह थे उन्होंने दक्खनी उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ है. उस किताब का नाम है किताब ए नवरस. क्या नाम है? अभी हमने बात करी कि 9 मूड्स होते हैं, 9 अभी श्रृंगार वगैरह अभी बर्ड्स पढ़ा कि नहीं. तो उन्होंने एक किताब है उसमें लिखा है किताब ए नवरस टेक्स्ट इन अबाउट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जिसमें उन्होंने अलग अलग म्यूजिकल स्टाइल्स के बारे में, जैसे कि ध्रुपद स्टाइल enables the audience to experience joy of excellent poetry. This text is originally translated in Marathi by Dr. Sayyid Yahya Nashid. It is edited by Dr. Arun Prabhune. Translated and the verse printed cover जैसे कि O Mother Saraswati, you are the divine light in the world and you are complete with all qualities. If Ibrahim receives your grace, यानी अगर इब्राहिम को आपके आशीर्वाद मिलेंगे, द पोइट्री ऑफ द नवरस विल बिकेम इटर्नल. आपके आशीर्वाद से ये पोइट्री इटर्नल हो जाएगी. ऐसा ये इनका कहना था सरस्वती के लिए. ठीक है. लिखने वाले का नाम है, क्या नाम बताया मैंने? डॉक्टर सैयद याहया नाशिद. और इन्होंने ट्रांसलेट किया है और ये मेन जो है इन्होंने इनका नाम दिया है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड. ओके, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड. इन्होंने सरस्वती के बारे में लिखा है. बेसिकली ही वाज अ मुस्लिम रूलर, लेकिन ये सरस्वती माँ से आशीर्वाद मांग रहे और कहते हैं कि आपके आशीर्वाद से अगर ये मेरी किताब इटर्नल हो जाएगी, है ना. हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक हमने 2 टाइप्स देख लिए. इसमें होता क्या है देखिए. क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय एंड सेमी क्लासिकल यानी उपशास्त्रीय. सेमी क्लासिकल में कई तरह के फोक म्यूजिक को भी जगह दी गई है. ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ द 3 फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, जैसे वोकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस. दिस कैन बी सीन इन अ वेरियस इंडियन क्लासिकल डांस. अब इसमें जो है ये वाला क्वेश्चन अगर कहीं आता है तो मैच द फॉलोइंग या फिर ऑड आउट होता है ना, ऑड जो ना, ऑड मैन आउट, हाँ, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इसमें कई फॉर्म्स है. जैसा पहला है कथक ऑफ नॉर्थ इंडिया, लावनी ऑफ महाराष्ट्र, ओडिसी ऑफ ओडिशा, भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, कुचिपुड़ी ऑफ आंध्रा, कथकली ऑफ और मोहिनीअट्टम. ये दोनों ही डांस फॉर्म केरला के हैं.